क्लास 12 चैप्टर चल रहा था ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, प्रशिक्षण एवं विकास, पार्ट नंबर 6 पर हम आए। टॉपिक हमारा चल रहा था प्रशिक्षण के सिद्धांत या प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग। इसमें 3 पॉइंट हम लोगों ने सिद्धांतों के कर लिए थे। चौथे पॉइंट पर आते हैं। चौथा पॉइंट है अभ्यास का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस। तो ये सिद्धांत, इसमें क्या होता है, हम थ्योरी समझाते हैं। सैद्धांतिक ज्ञान मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज जो है वो दी जाती है, परंतु स्वयं अभ्यास करके वो ज्ञान को प्राप्त करता है। प्रैक्टिस वो खुद करेगा और खुद करके वो ज्ञान को प्राप्त करेगा। और खुद करके जो हम सीखते हैं, खुद अभ्यास या प्रैक्टिस के द्वारा जो हम सीखते हैं वो ज़्यादा उपयोगी, यूज़फुल और हितकारी होता है। अगला पॉइंट है पाँचवा, इम्पोर्टेंट है पॉइंट, ये समझे ध्यान से। पॉइंट है संपूर्ण बनाम आंशिक प्रशिक्षण, होल वर्सेस पार्ट ट्रेनिंग। बनाम मतलब या तो संपूर्ण या फिर आंशिक, या फिर होल या फिर पार्ट। ये ट्रेनिंग देने की दो विधियाँ हैं। होल का मतलब होता है पूरी ट्रेनिंग एक साथ। जैसे एक छोटी सा एग्जांपल लेके हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं पॉइंट में क्या दिया गया। होल वर्सेस पार्ट का मतलब है, यदि मान लो कि एक जो वस्तु बनाई जानी है, व्यक्ति को सिखा रहे हैं कि भाई कैसे वस्तु बनानी है मशीन के ऊपर, तो वस्तु बनाने की प्रक्रिया काफ़ी लंबी है। और यदि हमें ये लगता है कि यदि मैं एक ही बारी में सारा तरीका बताऊं तो हो सकता है व्यक्ति को यह समझ नहीं आएगा, या इतना बड़ा प्रोसेस प्रक्रिया जो है उसको याद नहीं रहेगी। तो हम क्या करते हैं उसको कि सारे काम को हम छोटे छोटे टुकड़ा में बांट देते हैं। पहले बताएंगे पहले आप ये करो, फिर उसी की प्रैक्टिस थोड़ा टाइम करवाएंगे, फिर बोलेंगे कि अब आप अगला स्टेप करो, तो अगले स्टेप की प्रैक्टिस थोड़ा टाइम करवाएंगे, फिर अगला स्टेप करवाएंगे, फिर उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे। ऐसे कई स्टेप्स में थोड़ा थोड़ा करके काम सिखाएंगे ताकि उसको अच्छे तरीके से डिटेल में आ जाए। ठीक है, तो यही चीज़ है कि जब सारा काम एक साथ सिखाया जाता है तो उसे होल ट्रेनिंग कहा जाता है। और जब काम थोड़ा थोड़ा करके सिखाया जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में सिखाया जाता है, तो उसे पार्ट ट्रेनिंग या आंशिक प्रशिक्षण कहा जाता है। तो ये पॉइंट हमारा आ गया। देखें, सारे कार्य को एक साथ सिखाकर, गिविंग ट्रेनिंग ऑफ द फुल वर्क एट ए स्ट्रेच। और दूसरा आ गया उस काम के अलग अलग हिस्से बना करके हर काम को अलग अलग सिखाया जाता है। डिवाइडिंग द जॉब इन द स्मॉल पार्ट्स एंड गिविंग ट्रेनिंग ऑफ ईच पार्ट सेपरेटली। जब कार्य अधिक जटिल हो, मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो, कठिन हो, तब सारे कार्य को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं और अलग अलग ट्रेनिंग हर एक टुकड़े का दिया जाता है, जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। उसके बाद 6 पॉइंट आता है हमारा व्यक्ति अंतर या इंडिविजुअल डिफरेंस। अब व्यक्ति अंतर को समझने से पहले, जो आगे हमने लिखा है इसको समझने से पहले मीनिंग समझते हैं। लेकिन जब हम ट्रेनिंग दे रहे होते हैं वर्कर्स को, तो कुछ वर्कर हो सकते हैं जो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। थोड़ा हमने उनको समझाया और एकदम से उनको समझ में आ गया और वो अच्छे तरीके से काम करने लगे। कुछ वर्कर होते हैं जो इतने इंटेलिजेंट नहीं होते, उनको बहुत धीरे धीरे समझ में आता है। तो यदि सभी को हम इकट्ठे काम सिखाते हैं तो फिर क्या होगा, जो एक्सपर्ट होंगे वो एक आध दो बारी में समझ जाएंगे, और जो कुछ ढीले होंगे उनको हो सकता है 7 8 या 10 12 बार समझाना पड़े। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस या व्यक्ति व्यक्ति का अंतर कहलाता है, सीखने का अंतर, बुद्धि का अंतर है। तो देखें अब क्या लिखा है। तो व्यक्तियों के शारीरिक, मानसिक या बौद्धिक गुण, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक मतलब हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारी इंटेलिजेंस, उनके गुणों और योग्यताओं का पूरा ध्यान यहाँ पर रखा जाता है और उसके हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती है। जो व्यक्ति इंटेलिजेंट है उनको थोड़े समय की, जो थोड़े कमज़ोर हैं उनको ज़्यादा समय की। 7 पॉइंट है उपयुक्तता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ अप्रोप्रिएटनेस। अभी उपयुक्तता का क्या मतलब हुआ, कहने का मतलब है कि हम वही ट्रेनिंग दें जो उस कार्य के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो, बिल्कुल उपयुक्त हो। तो प्रशिक्षण या ट्रेनिंग उसके काम की अपेक्षा हो। अपेक्षा मतलब हम उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम उससे क्या चाहते हैं, मतलब उसने हमारी फैक्ट्री में क्या काम करना है, जो काम उसने करना है हमने वही काम उसको सिखाना है। तो प्रशिक्षण जो उसके काम की अपेक्षा और व्यक्ति की योग्यता और क्षमता के अनुसार दिया जाना चाहिए। कितनी उसमें योग्यता है, कितनी उसकी उसमें क्षमता है, वैसी ट्रेनिंग उसको दो। क्या काम उससे करवाना है वही उसको सिखाओ, फालतू का काम क्यों सिखाने की पैसा बर्बाद करना। अगला पॉइंट हमारा है सिद्धांत का पूर्व नियोजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्री प्लानिंग।
प्री प्लानिंग मतलब ट्रेनिंग देने से पहले ही सब कुछ प्लान कर लिया जाए। तो देखिए क्या दिया गया, प्रशिक्षण को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए आवश्यक होता है कि प्रशिक्षण या ट्रेनिंग के सारे कार्य की योजना या प्लानिंग पहले ही बना ली जाए। एग्जाम्पल के लिए, कितने दिन ये ट्रेनिंग चलेगी पहले सोच लिया जाए, इसमें क्या क्या सिखाएंगे ये भी पहले सोचा जाए, कौन कौन लोग ट्रेनिंग देने वाले हैं वो भी हम पहले प्लान करें, इसका कार्यक्रम क्या होगा, मतलब पहले क्या सिखाएंगे फिर क्या सिखाएंगे इत्यादि, ये भी हम पहले से डिसाइड करें। प्लानिंग के लिए योजना बनाते समय कुछ तत्वों का भी और ध्यान रखा जाए, जैसे ट्रेनिंग की योग्यता, जो ट्रेनिंग प्राप्त करने वाला व्यक्ति है वो कितना पढ़ा लिखा, कितना अनुभवी, कितना एक्सपीरियंस्ड, इंटेलिजेंट है। संगठन की आवश्यकता, संगठन मतलब कंपनी, हमारी कंपनी की आवश्यकता क्या है हम वही उसको सिखाएं। और पद की अपेक्षा, जिस पोस्ट पर उस व्यक्ति ने कार्य करना है उस पोस्ट पे हमने उसे क्या काम लेना है ये भी हम ध्यान में रखेंगे। 9 पॉइंट प्रिंसिपल हमारा है प्रभावपूर्णता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिवनेस। मैनेजर्स को चाहिए कि वो समय समय पर कार्यक्रम की विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, वैधता आदि को चेक करते रहें कि जो प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया है ट्रेनिंग देने का वो कितना कि प्रभावपूर्ण है, इफ़ेक्टिव है, कितना अच्छे तरीके से वर्कर को काम वो सिखा रहा है, तो कितना विश्वसनीय है, उस पर हम कितना विश्वास कर सकते हैं। वैधता, क्या वो बिल्कुल सही है, ये समय समय पर समीक्षा करते रहें, मतलब चेक करते रहें, जिससे कि कार्यक्रम अधिक सार्थक और सफल बन सके। 10 पॉइंट है प्रशिक्षण भी प्रेरणा प्रदान करने वाला होना चाहिए। ट्रेनिंग मस्ट हैव द मोटिवेशनल इफेक्ट, जो ट्रेनिंग हम दे रहे हैं वो इस प्रकार की हो जिससे कि वर्कर को ट्रेनिंग प्राप्त करने की मोटिवेशन मिले, उसके मन में इच्छा हो कि मैं कुछ सीखूं। अगर मन में इच्छा नहीं होगी तो ट्रेनिंग को प्राप्त नहीं कर पाएगा। 11 पॉइंट है यह समय समय पर ट्रेनिंग की प्रगति और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में सक्षम हो। इट मस्ट प्रेजेंट टाइम टू टाइम रिपोर्ट ऑफ द ट्रेनीज प्रोग्रेस, कि ये ट्रेनी ने जब ट्रेनिंग चल रही है तो लगातार हमें उसके बारे में पता चलता रहे, सूचना हम उच्च अधिकारी को देते रहें कि ट्रेनी अभी तक कितना सीख चुके हैं, इसकी सूचना ये देने वाला हो। 12 पॉइंट है प्रशिक्षण पूरा होने पर ट्रेनिंग को पुरस्कृत किया जाए या परिणाम संतोषजनक न आने पर दंड का प्रावधान भी हो। ट्रेनी हु हैव completed the training program successfully must be awarded with the prizes, and those who remained unsuccessful must be imposed fine etc. जिस व्यक्ति ने ट्रेनिंग को बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त कर लिया है, सफल हुआ है, उसे इनाम दिया जाए ताकि वो और ज़्यादा सीखने के लिए प्रेरित हो। और जो व्यक्ति नहीं सीखा है जानबूझ के तो उसके कुछ फ़ाइन लगाया जाए, उसे वो इनाम ना दिया जाए। अगला है प्रशिक्षण के लिए अभ्यास भी होना चाहिए। प्रैक्टिस मस्ट अकम्पनी ट्रेनिंग, हमने केवल ट्रेनिंग दे दी इससे कार्य नहीं हो जाएगा, बल्कि उसको प्रैक्टिस भी करे। जो ट्रेनी है, ट्रेनिंग प्राप्त करने वाला व्यक्ति उसकी प्रैक्टिस करे, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा काम सीखते हैं। 14 पॉइंट आता है प्रशिक्षण संपूर्ण रूप से एक साथ हो। ट्रेनिंग मस्ट बी गिवन फुल एट स्ट्रेच, सारी ट्रेनिंग एक साथ ही देनी चाहिए। कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर हम कार्य को बांट के सिखा सकते हैं, ठीक है, और सारी ट्रेनिंग एक साथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मशीन को चलाने के लिए हमने एक छोटा सा हिस्सा आज सिखा दिया और अगला हिस्सा उस कार्य काम का जो है वो 1 महीने या 2 महीने के बाद सिखाएंगे, तो उस ट्रेनिंग का कोई लाभ नहीं हो पाएगा। उस मशीन को वर्कर कैसे वस्तु को बनाएगा वो सारी प्रक्रिया हमारे को एक साथ ही सिखानी पड़ेगी, ठीक है, ये इसका मतलब हुआ। अब अगला आता है ट्रेनिंग के भेद या टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग कितने प्रकार की होगी। तो वीडियो को रोक करके पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। और ट्रेनिंग के भेद या टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, पहला है कार्य प्रशिक्षण या जॉब ट्रेनिंग, ये मेन ट्रेनिंग होती है। यह कर्मचारी की कुशलता और योग्यता, जिसको हम बोलते हैं स्किल एंड डेक्सटेरिटी, बढ़ाने के लिए दी जाती है। कार्य प्रशिक्षण मतलब कार्य सिखाना कि कितनी कुशलता के साथ उसकी कुशलता को कैसे बढ़ाएं, ज़्यादा योग्यता उसमें आ जाए कार्य करने के लिए, ताकि भविष्य में योग्यता, लगन और कर्तव्य परायणता के साथ वो कार्य कर सकते हैं। कर्तव्य परायणता का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी के साथ वर्कर कार्य कर सके, इससे हम उसकी कुशलता और योग्यता को बढ़ाते हैं। इसके लिए यंत्रों के उचित प्रयोग, यंत्र मतलब हमारे पास जो मशीन्स हैं उचित का प्रयोग करने पर विधि हम सिखाते हैं। उत्पादन की विधि का हम उसको ज़्यादा जानकारी देते हैं, कैसे उत्पादन करना है। माल संबंधी विशेषताएं, कौन कौन सा सामान हमारे पास है, कौन सा सामान किस क्वालिटी का है, ये सब सिखाया जाता है। सेकंड है प्रवेशात्मक प्रशिक्षण, जिसे हम कहते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग।
प्रवेशात्मक नाम से ही क्लियर है, हम लोगों ने पहले भी ट्रेनिंग में इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि कर्मचारी जब संस्था में आता है पहली बारी तो संस्था की आंतरिक बातों का ज्ञान उसे करवाया जाता है। जैसे हमारे बिजनेस का उद्देश्य क्या है, कंपनी का उद्देश्य क्या है, कंपनी की नीति पॉलिसीज़ क्या है, कैसे कंपनी का संगठन बना हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनी है, व्यवस्था किस सिस्टम के आधार पर हमारी कंपनी काम करती है। ये ट्रेनिंग जो होती है प्रशिक्षण अधिकारी देता है, ट्रेनिंग ऑफिसर हमारा कोई देगा या फिर उस विभाग का अध्यक्ष द्वारा दी जाती है जिस विभाग में उस वर्कर ने कार्य करना है। उस डिपार्टमेंट के मैनेजर के द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी जिसकी डिपार्टमेंट में हम कार्य करेंगे। थर्ड पॉइंट है भविष्य में पदोन्नति के लिए प्रशिक्षण, ट्रेनिंग फॉर द प्रमोशन। आज हम ट्रेनिंग इसलिए दे रहे हैं कि भविष्य में उसे प्रमोट करना है, तब उसे वो कार्य आना चाहिए जिससे भविष्य में कर्मचारी को पदोन्नत किया जा सके और ट्रेनिंग प्राप्त कर्मचारी भविष्य में जब उसे प्रमोशन दी जाए तो महत्वपूर्ण और रिस्पॉन्सिबल उत्तरदायी कार्यों को उसे सौंपा जा सके आसानी के साथ। फोर्थ पॉइंट है नौसिखिया प्रशिक्षण या अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। पहले हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में इसी चैप्टर में, पिछली वीडियोस में। तो ट्रेनिंग को विशिष्ट व्यवसाय का व्यवहारिक, विशिष्ट मतलब एक खास काम का, व्यवहारिक मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज जो है उसे दी जाती है। ट्रेनिंग को किसी अनुभवी व्यक्ति के सुपरविज़न में कार्य जो है वो सिखाया जाता है, जो उसे सिखाता है और जो उसे कार्य भी सिखाता है और उसके निष्पादन को नियंत्रित भी करता है कि वेस्टेज को होने से रोकता है, उसे कार्य करवाता भी है। पांचवा पॉइंट है पूर्वाभ्यास प्रशिक्षण, जिसको हम रिफ्रेशर ट्रेनिंग बोलते हैं। रिफ्रेशर ट्रेनिंग मतलब पुराने जो हमारे कर्मचारी हैं उनके ज्ञान को रिफ़्रेश करना। तो पुराने कर्मचारियों को ये ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वे सीखे हुए गुणों को भूल ना जाएं। जैसे मशीनें चलाते समय क्या सावधानियां रखनी है, यदि कर्मचारी भूलने लगते हैं, एक्सीडेंट की संभावना बढ़ती है, तो हम उन्हें दोबारा से ट्रेनिंग देते हैं, दोबारा से वो सारी सावधानियां बताते हैं ताकि दोबारा से कर्मचारी सही तरीका अपनाने लगे कार्य करने का। ये पुराने प्रशिक्षण की तुलना में ये जो ट्रेनिंग होती है इसमें कम समय लगता है। जो वर्कर थे उनको काम तो पहले ही आता था, हमने केवल उनके ज्ञान को रिफ़्रेश किया है, ताज़ा किया है, दोबारा से वो चीज़ याद दिलवाई है। तो पुराने कर्मचारियों को नए तरीके से परिचित भी इसके माध्यम से करवाया जाता है। पुराने कर्मचारी को हम ये भी बता सकते हैं कि भाई काम करने के ये नए तरीके हैं, आप ऐसे काम करो, तो उसे परिचित करवाया जाता है और उसमें ट्रेंड भी करवाया जाता है। अगला जो टॉपिक हमारा है वो है प्रशिक्षण के पहलू या फिर अंक या एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रेनिंग। कौन कौन सी चीज़ें इसमें होती हैं, पहला क्या होगा, पहलू या अंग या स्टेप्स की हम बात करें तो ट्रेनिंग की आवश्यकता हम पहले देखते हैं, नीड ऑफ द ट्रेनिंग। सबसे पहले तो इस बात का अनुमान लगाया जाता है कि क्या हमारे कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है भी कि नहीं है। यदि ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है तो कौन से स्तर के कर्मचारियों को ट्रेनिंग देनी है, कौन से लेवल के कर्मचारियों को ट्रेनिंग देनी है, किस श्रेणी के कर्मचारियों को ट्रेनिंग देनी है हमने, जैसे फोरमैन को, सुपरवाइज़र को, मैनेजर्स को, डायरेक्टर्स को, किन को देनी है ट्रेनिंग या वर्कर्स को। उसके अलावा कितने श्रमिकों को जो ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है और कैसे प्रशिक्षण की आवश्यकता, किस टाइप की ट्रेनिंग हम दें, ये डिसाइड किया जाता है। सेकंड है, अब जब हमें पता लग गया कि भाई अब हमारे को ट्रेनिंग देनी है तो उसके बारे में अगला स्टेप सेकंड है, हम प्लान करते हैं, योजना बनाते हैं। ये आवश्यकता का जब पता लग जाता है तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम ट्रेनिंग की योजना बनाएंगे। प्रशिक्षण प्रणाली का निर्धारण किया जाएगा, ट्रेनिंग का जो मेथड है, सिस्टम है, वो डिसाइड किया जाएगा। प्रशिक्षण की नीति निर्धारित की जाए। नीति एक प्रकार के नियम होते हैं, पॉलिसीज़ होती हैं जिसके बारे में प्लानिंग चैप्टर में कर चुके हैं। प्रशिक्षण की तकनीक जो है वो तैयार की जाएगी, कौन सी टेक्निक से ट्रेनिंग देंगे हम। थर्ड पॉइंट, जब प्लानिंग हमने कर ली उसके बाद है संगठन के साधन, मीन्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेनिंग के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सभी साधनों को जो है इकट्ठा किया जाएगा, मशीनों को, कर्मचारियों को, कच्चा माल वगैरह। तो संगठन मतलब कंपनी के जो साधन हैं, सुविधाएं हमारे पास हैं, उनका अधिकतम सर्वोत्तम उपयोग करने का विचार करेंगे और ट्रेनिंग देंगे। कि यदि हमारे पास 2 मशीनें हैं, उनमें हमने 5 कर्मचारियों को ट्रेनिंग देनी है ताकि कर्मचारी इन मशीनों से ज़्यादा सीख सकें, कच्चा माल हमारा कम वेस्ट हो और उत्पादन हम ज़्यादा कर सकें इत्यादि। अगला पॉइंट है प्रशिक्षण का परिणाम या रिजल्ट ऑफ द ट्रेनिंग। ट्रेनिंग देने के बाद में हम उसके परिणामों पर विचार करेंगे
कि भाई ये ट्रेनिंग हमने जो वर्कर को दी है इसकी कैसा इफ़ेक्ट इसका पड़ा है, कैसा प्रभाव इसका पड़ा है, और अगर उसमें कुछ कमी है तो उसमें सुधार करने के लिए भी आवश्यक कदम जो है वो उठाए जाने चाहिए। अगला टॉपिक हमारा है प्रशिक्षण व्यवस्था एवं विधि, ट्रेनिंग अरेंजमेंट एंड प्रोसीजर। तो फर्स्ट दिया जाता है पॉइंट, प्रशिक्षण के कार्य को पूरा करने के लिए एक समय तालिका तैयार की जानी चाहिए जिससे इस बात का उल्लेख हो कि कौन सा कार्य कितने दिन में पूरा करना है। द कंप्लीट ट्रेनिंग well in time, a timetable must be prepared. To complete the training well in time, a timetable must be prepared so as to describe what part of the training has to be finished in how much time. ट्रेनिंग के काम को जब हमने पूरा करना है तो उसके लिए समय तालिका मतलब एक टाइम टेबल हम लोग बनाएंगे। इस टाइम टेबल में ये बताया जाए कि इतने दिनों में हम ये कार्य करेंगे, इतने दिनों में ये करेंगे और इतने दिनों में ये पूरा करेंगे। सेकंड पॉइंट है प्रत्येक उप कार्य का भी समय निर्धारित किया जाना चाहिए कि कौन सा उप कार्य कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। टाइम ऑफ एवरी सब पार्ट ऑफ द जॉब टू हैज़ टू बी डिसाइडेड एज टू विच सब पार्ट हैज़ टू बी फिनिश्ड इन हाउ मैनी डेज। अब हमने पूरा टाइम टेबल तो बना लिया, परंतु उस टाइम टेबल को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा कि पहले ये वाला कार्य उस फिर ये वाला कार्य, तो उसको हम कहते हैं उप कार्य। ठीक है, सब पार्ट ऑफ द जॉब, इसका भी हम टाइम फिक्स करेंगे कि इतने दिनों में हम ये वाला पार्ट सिखाएंगे, इतने दिनों में ये वाला पार्ट सिखाएंगे, ये भी हम लोग प्लान करेंगे। थर्ड पॉइंट हमारा आता है प्रशिक्षण के स्थान की ठीक ठीक व्यवस्था हो। कौन सी जगह पर ट्रेनिंग है करनी है ये भी हम ठीक ठीक से डिसाइड करें जिससे ट्रेनिंग के समय में कोई परेशानी ना आए। उस जगह की ठीक ठीक व्यवस्था मतलब उस जगह पे हर चीज़ पहले से अरेंज करके रख दी जाए। द प्लेस ऑफ द ट्रेनिंग में बी बस्ट वेल मेंटेन्ड वेल इन एडवांस सो दैट नो प्रॉब्लम शुड अराइज एट द टाइम ऑफ द ट्रेनिंग। फोर्थ पॉइंट है प्रशिक्षण के लिए सभी सामग्री शीघ्र उपलब्ध हो। ऑल द मटेरियल्स फॉर द ट्रेनिंग शुड बी इजीली एंड क्विकली अवेलेबल एट द प्लेस ऑफ द ट्रेनिंग। जो जगह है ट्रेनिंग की वहाँ पर सारा ही सामान जो है आसानी से उपलब्ध हो, पहले से वहाँ पर रख दिया जाए। ऐसा ना हो कि ट्रेनिंग के बीच में आवश्यकता पड़ी और सामान हमारे को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये सामग्री जो है वहीं पर रख दी जाए ताकि जब जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसका उपयोग किया जा सके। पांचवा पॉइंट है प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों की तैयारी की जांच की जानी चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ द ट्रेनिंग एंड द ट्रेनर्स मस्ट बी चेक। दोनों ही तैयार होने चाहिए मानसिक रूप से हर तरीके से ट्रेनिंग को प्राप्त करने के लिए। ऐसा ना हो कि ट्रेनिंग हमने रख दी और आज से ट्रेनिंग शुरू होनी है और जो वर्कर है वो छुट्टी पे चला गया, ये ट्रेनर जो है वो छुट्टी पे चला गया। तो पहले से हर चीज़ की ट्रेनिंग की तैयारी हम डिसाइड कर लें। 6 पॉइंट है हमारा सभी प्रकार की आवश्यक व्यवस्था हो जाने के बाद कर्मचारियों को कार्य करने का आदेश दें ताकि वो अपना कार्य प्रारंभ कर सकें। After all the arrangements are for the trainings are made, employee must be given instruction to start the production. सारी व्यवस्था हो जाने पर कर्मचारी को कार्य करने की आदेश जो है वो दिए जाने चाहिए। तो 7th पॉइंट है प्रशिक्षण में यह व्यवस्था हो कि वह किसी की भी सहायता मांग सके। A provision must be there so that they may seek help from anyone. ट्रेनिंग करते समय कर्मचारी को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि वो किसी की भी मदद ले सके, किसी को भी पूछ सके और किसी से भी पूछ के अपने कार्य को कर सके, हेल्प ले सके।